इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ फिर से अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। और ये उसके बाद जब अमेरिका का इतना दबाव था, अमेरिका ने कहा था हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ही बैन कर देंगे। उसके बाद भी सोचिए कितना इंटेंस क्या फीलिंग है पूरी दुनिया में नेतन्याहू के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, कि फिर से उसके गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। उसके बाद देखिए दूसरी बड़ी खबर, रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है, जबकि 2 बार यूक्रेन ने रशिया पे हमला किया था। रशिया ने वार्न किया था कि अमेरिका के कहने पे यूक्रेन बार बार रशिया पे हमला कर रहा है, वो भी सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से, और हम इसके खिलाफ न्यूक्लियर हमला भी कर सकते हैं। अभी जो रशिया ने हमला किया उसके बारे में कहीं कोई खबर नहीं आ रही है, लेकिन असलियत मुझे पता है और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, किस हथियार से रशिया ने मारा है। न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज किया है, लेकिन आईसीबीएम यूज कर दी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार दुनिया में आईसीबीएम का इस्तेमाल हुआ है, जो रशिया ने यूक्रेन पे वार किया है। एक द्निप्रो रीजन है यूक्रेन का, वहां पर वार किया। और इसके बाद जो तीसरी खबर है कि एक इजराइल का आर्कियोलॉजिस्ट, जो अपने को आर्कियोलॉजिस्ट कहता है, वरिष्ठ आर्कियोलॉजिस्ट, जिसका काम यह है कि जो अरब विलेजेस हैं और या पूरे इजराइल में जहां जहां अरब पहचान है, गाजा, वेस्ट बैंक और खुद इजराइल के अंदर जो अरब पॉपुलेशन आप तो जानती हैं 20 से 30 लाख है, तो उनके जगहों को, उनके गांवों को यह बताना कि ये पूरा मिथिकल एरा में कभी किसी दौर में ये इजराइल का हिस्सा हुआ करते थे। और तो ये जो इसका नाम देखिए, ज़ीव एरलिच, ERLICH। तो ये ज़ीव जो एरलिच है, ये लेबनान पहुंचे थे। क्या करने? ये वहां पर जो वेस्टर्न लेबनान में, जो अब 3 पॉइंट्स हैं आप जानते हैं, जहां से इजराइल लेबनान में घुसने की कोशिश कर रहा है, हिजबुल्लाह घुसने नहीं दे रहा है। वेस्टर्न लेबनान, सेंट्रल लेबनान, ईस्टर्न लेबनान। तो वेस्टर्न लेबनान में जो वही तो चामा गांव, जो शमा भी कहलाता है, और जहां पर पीटर द ग्रेट की, सेंट पीटर की श्राइन है, जिनको इस्लाम भी मानता है और क्रिश्चियनिटी भी मानती है, लेकिन जूडाइज्म नहीं मानता। ये वहां ये बताने गए थे कि ये जो श्राइन है, ये कहीं ना कहीं इसमें पहले कोई जूइश जगह थी, उसके ऊपर ये श्राइन बनी। वही बात जैसे बीजेपी वाले करते हैं कि यहां पर पहले कोई भी जगह हो तो उसको कह देंगे ताजमहल हो, लाल किला हो, कहीं भी कुछ भी हो तो उसको कह देंगे यहां पहले मंदिर था, जबकि मंदिर से इनको कोसों दूर मतलब नहीं है। नागपुर में आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है, वहां चले जाइए, वहां कोई मंदिर नहीं है हम लोग के भगवान का। इसलिए हम लोग सनातनी हिंदू आरएसएस को हिंदू नहीं मानते। तो ये जो थे भाई साहब ज़ीव एरलिच, ज़ीव एरलिच ये पहुंचे थे वहां पर ये बताने। और हुआ क्या? हिजबुल्लाह ने मार गिराया उनको। अब आप कहेंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है। हिजबुल्लाह के पास इंटेलिजेंस है, हिजबुल्लाह ने मारा, टारगेट करके मारा। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? आईडीएफ के होश उड़ गए। आईडीएफ ने यह बयान दिया कि ये जो ज़ीव एरलिच हैं, ये बिना परमिशन के वहां चले गए थे, अपने आप चले गए थे, और जबकि पूरा मिलिट्री ड्रेस में वो गए। अरे सीधे सीधे क्यों नहीं कहते हो कि तुमने उनको, जैसे भारत में करते हो, तुमने वहां उनको भेजा था, वो जो सेंट पीटर की जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों में जो श्राइन है, जिसको माना जाता है, उसको तुम ये बताने गए थे कि कोई इजरायली ये जगह थी, ताकि इजरायली सोल्जर्स के अंदर धार्मिक भावना बढ़ाकर और उनको और ज्यादा कुछ इस तरह से किया। अरे पूरे आईडीएफ में इस समय तुमने नस्ल के आधार पे, धर्म के आधार पे तुमने आईडीएफ को तैयार किया है, और वो इसी तरह से कत्लेआम कर रहा है। तभी इसीलिए इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसमें जेनोसाइड का केस इजराइल के ऊपर चल रहा है, नरसंहार का। तो धर्म और नस्ल के आधार पर नरसंहार करना तुमने ही आईडीएफ को बताया है, और तुम अब वहां पहुंचे थे इसको और सिद्ध करने। वहां मारा गया, मैं क्या कहूं उसको, बुरी तरह मारा गया, मर गया। ही इज फिनिश्ड, ही इज डेड। और उसके बाद अभी जो पूरी स्थिति है, आईडीएफ को कहीं समझ में नहीं आ रहा है, कहां देखे, इधर झाके कि उधर झाके। अमरीश मिश्रा स्पीक्स के आज मैंने एक लंबा इंट्रोडक्शन आपको दिया, क्योंकि ये वीडियो भी लंबा होने जा रहा है और आपको अंत तक देखना है। क्योंकि देखिए यूट्यूब में मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ की जो स्थिति है, 2 बार मैं बैन हो चुका हूं, तीसरा ये वीडियो है। इसमें हमको दिखाना है, अभी हमारे 5000 केवल सब्सक्राइबर हुए हैं, इसमें हमको दिखाना है 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करके। उसके बाद यूट्यूब अगर फिर से बैन करता है, तब तो फिर हमारी वेबसाइट तो खुली है, amresh.co वेबसाइट हमारी है, ये सारे वीडियो वहाँ भी अपलोड होते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए। और ये जो आज देखिए, आज जो खबरों का सिलसिला है,
उसमें सबसे पहले देखिए, मैं जो सबसे लास्ट में मैंने कहा, क्योंकि इसमें देखिए आईसीसी वाली बात है, रशिया वाली बात है, लेबनान वाली बात है। तो लेबनान वाली बात में हमने जो आपके बीच जो हम ला रहे हैं कि आप देखिए, जो इस समय हिजबुल्लाह ने जो हमले किए, तो हिजबुल्लाह ने सबसे पहले आज पहली बार इजराइल के हड्जोर एयरबेस पे हमला किया। और इसमें जो है, और ये अशदोद जो इजराइल का पोर्ट है वहाँ पर है, और 150 किलोमीटर लेबनान बॉर्डर से दूर है। और वहाँ पर मतलब वहाँ पर वॉर प्लेन्स हैं, वहाँ पर रिकॉनेसेंस के मतलब जो इस तरह से रिकॉनेसेंस करते हैं, नेविगेट करते हैं, पता लगाते हैं कि कहाँ पर दुश्मन है, ये सब, तो उनको डिस्ट्रॉय किया। और वहाँ पर ये ड्रोन और रॉकेट दोनों का अटैक था। उसके बाद देखिए, हिजबुल्लाह ने आज इजरायली जो एक वार्निंग साइट, जहाँ से इजरायली जो इस तरह की वहाँ सिस्टम्स लगे हैं जो वार्न करते हैं कि उधर से हमला आ रहा है, और गोलैन डिवीजन 210 का वहाँ पर हेडक्वार्टर है, माउंट हर्मोन पे आज बहुत दिनों बाद हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक किया, और उसके वहाँ भी बहुत ही बुरे हालात हैं। उसके बाद देखिए, नहारिया में आज 2 स्ट्राइक हुआ। आज 2 स्ट्राइक हिजबुल्लाह ने की, ड्रोन से भी की, मिसाइल से भी। सबसे पहली स्ट्राइक में एक इजरायली सेटलर मारा गया और कई घायल हो गए। और उसके बाद जो दूसरी, अभी जो कुछ देर पहले नहारिया में स्ट्राइक हुई है, उससे कई इलाके नहारिया के धू धू करके जल रहे हैं, बुरी हालत है। उसके बाद देखिए, जो एक बड़ी बात आई कि ईस्ट ऑफ ख़याम, ये ख़याम कहाँ है? ख़याम जो ईस्टर्न लेबनान में जो जगह है जहाँ से इजराइल घुसने की कोशिश कर रहा था। जैसे वेस्टर्न में वो चमा या शमा जो हम बता रहे थे आपको, उसको शामा भी कहते हैं, शामा भी, तो वो वहाँ पर, तो ईस्टर्न ये ख़याम में कई हमले किए हैं। और इन हमलों पे कम से कम 4 हमले हिजबुल्लाह ने किए, क्योंकि 4 अटेम्प्ट्स इजरायलियों ने किए घुसने के, और वो बुरी तरीके से फेल हो गए। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट देखिए क्या हुआ है लेबनान में। अब आप देखिए, लेबनान में अमेरिका और इजराइल की ये कोशिश इतनी लंबी चली कि वो किसी भी तरह लेबनान में हिजबुल्लाह को आइसोलेट करके जो वहाँ की क्रिश्चियन और सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको शियाओं के खिलाफ बढ़ा दें, और वहाँ पर जो स्पेशली क्रिश्चियन जो वहाँ पॉपुलेशन, क्योंकि 30% क्रिश्चियंस, 30% सुन्नी मुस्लिम, 30% शिया, इस तरह का डिवीजन है। तो उनको पूरी कोशिश की। अमेरिकन एम्बेसडर लीजा जॉनसन ने यहाँ तक कह दिया कि लेबनान के लोग हिजबुल्लाह के खिलाफ विद्रोह करें। लेकिन आज क्या हुआ पता है आपको? लेबनीज जो आर्मी है उसके जो जनरल हैं, सब चीफ ऑफ स्टाफ, मतलब सबसे, जैसे हमारे यहाँ जो उसके हेड हैं, तो लेबनीज आर्मी के हेड जोसेफ आउन, वो क्रिश्चियन है। और उन्होंने आज पहली बार ये बयान दिया है, जब से 1 अक्टूबर से समझ लीजिए इजराइल ने लेबनान पे हमला किया और वहाँ का ग्राउंड इन्वेजन शुरू किया, और उसके बाद से ये पहली बार जोसेफ आउन के कई बयान आए, लेकिन उन्होंने इजराइल को एनिमी नहीं कहा था। आज इस बयान में पहला बयान जोसेफ आउन का आ गया जिसमें उन्होंने इजराइल को एनिमी कहा कि इजराइल इज एन एनिमी नेशन, और उसने इस तरीके से लेबनान पे हमला किया है। लेबनीज आर्मी यूनाइटेड रहेगी, किसी भी तरह से टूटेगी नहीं। जो यहाँ पर सिविल वॉर कराने की कोशिश है क्रिश्चियन, सुन्नीज और शियास के बीच में, जो पहले एक समय इजराइल और अमेरिका ने कराया था, तो वो संभव नहीं है अब, ये उन्होंने कहा। ये देखिए बड़ी बात है, ये बड़ा डेवलपमेंट है, और इसको लेके पूरी दुनिया में तहलका है। और इसीलिए देखिए, जो यूएस के जो एनवॉय, जो मिडिल ईस्ट एनवॉय बाइडेन के हॉचस्टाइन, इनकी जो पूरी यात्रा है, अभी लेबनान गए थे, अभी इजराइल गए हैं, इस पे पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। उसके बाद देखिए हाइफा पे हिजबुल्लाह ने बड़ा स्ट्राइक किया, हाइफा नेवल बेस पे, और यहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद खियाम में एक और स्ट्राइक हुआ। देखिए, मैं पूरा आपको रियल टाइम में जैसे चीज़ें हुई वो आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए, वहाँ पर शमा, जहाँ पर वो जो ज़ीव एरलिच मारा गया, जो इजरायली आर्कियोलॉजिस्ट, वहाँ पर सुबह कुछ देर तक शांति रही। उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई, और इजरायली फोर्सेस ने आउटफ्लैंक करने की कोशिश की कि हम ये जो शमा है, ये शमा जो वेस्टर्न लेबनान में, सॉरी, ये खियाम ईस्टर्न में, तो शमा जो वेस्टर्न लेबनान में है, वहाँ से आउटफ्लैंक करने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गए कि हम जो हिजबुल्लाह की सेना है उसके पीछे से हम जाके उनको घेर लें, लेकिन उसमें वो असफल रहे। उसके बाद खियाम में फिर एबल अल सकी एक स्प्रिंग है,
उसके पास जो नॉर्थ ख्याम में, वहाँ भी इजराइल ने आउटफ्लैंक करने की कोशिश की, नॉर्थ से करें, वहाँ भी बुरी तरीके से इजराइल फेल हुई और वहाँ भी कई इजरायली सोल्जर्स घायल हुए, मारे गए। उसके बाद देखिए जो एक जो नईम कासिम साहब, जो नईम कासिम हिजबुल्लाह के हेड हैं, उनका बयान आया और उन्होंने ये कहा कि देखिए सीज फायर की जो बातें हो रही हैं, ये सीज फायर नहीं होगा जब तक इजरायली एग्रेशन ख़त्म नहीं होगा, और इजराइल को ये शर्त हटानी होगी कि वो कभी भी लेबनान पे हमला कर सकता है, जो इजराइल चाहता है कि ऐसा ट्रूस हो जिसमें लेबनान सरेंडर कर दे। लेबनान और इजराइल जब भी चाहे लेबनान पे हमला कर सकता है, लेकिन उसका कोई विरोध नहीं करेगा। ये बात नईम कासिम साहब ने बिल्कुल उसको शूट डाउन कर दिया, उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है। उसके बाद देखिए जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो पूरे जो एक अरेस्ट वारंट आया, उसको लेके जो इतमार बेन गिवर है और जो अभी नेतन्याहू की तरफ से बयान नहीं आया, लेकिन और जो उसके उग्रपंथी जो मंत्री हैं उनका बयान आया और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हमें इसका जवाब देना होगा फिलिस्तीनियों पे और जुल्म करके। अब बताइए, फिलिस्तीनियों पे और जुल्म करके इसका जवाब देना होगा, ये इन लोगों ने कहा। मैं देखिए अभी ये फिर से आपको रिवाइंड करा दूं, ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। आज एक ही वीडियो आएगा, यही एक वीडियो आएगा जिसमें हमने तीनों चीज़ें कंबाइन की है। रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, हिजबुल्लाह फ्रंट पे क्या हो रहा है और गाजा फ्रंट पे क्या हो रहा है। हिजबुल्लाह फ्रंट पे हमने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया, और भी करीब हिजबुल्लाह ने अभी तक आज 16 स्ट्राइक्स की है। ये जो मैंने बताया आपको, ये नहारिया और ये जो स्पेशल जो एयरबेस था जिस पे पहले कभी नहीं हमला किया था, उस पर जो आज हमला हुआ, उसके अलावा हाइफा पे जो हमला हुआ, उसके अलावा उससे अलग करीब 16 स्ट्राइक्स अलग अलग सेटलमेंट्स पे हिजबुल्लाह ने की। अब देखिए हम रशिया और यूक्रेन की वॉर पे आते हैं। रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है कि हमने आपको बताया था कि रशिया ने वार्न किया था वेस्ट को कि ATACMS जो मिसाइल सिस्टम है, जिसमें वो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है और जो कहीं से जैम नहीं हो सकता है, उसको वो GPS नहीं होता है कि वो सेंसर ऑपरेटेड होता है, उसको जैम नहीं किया जा सकता। वो ATACMS जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है, जो हाइपरसोनिक नहीं है, यानी उस 3000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही चलेगी। तो वो जो है रशिया ने कहा था अगर ये यूक्रेन छोड़ेगा हमारे ऊपर, और अमेरिका के कहने पे छोड़ा यूक्रेन ने, और ये 19 नवंबर को। और कल जो है 20 नवंबर को, बल्कि आज सुबह 21 नवंबर की सुबह यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो भी छोड़ दिया, जो कि ब्रिटेन की मिसाइल्स हैं, ये सब सुपरसोनिक है। और ये जो उसने छोड़े, ये जो 2 अटैक किए रशिया पे अलग अलग जगहों पे, ये दोनों अटैक फेल हो गए क्योंकि रशिया ने मार गिराया उनके सारी मिसाइल्स को। उसके बाद रशिया ने ये कहा था अमेरिका से कि अगर ये हुआ तो हम अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर रहे हैं। हर देश की एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती है, जो भी न्यूक्लियर पावर है। भारत की भी एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है कि न्यूक्लियर पावर का या न्यूक्लियर वेपन्स का हम कब इस्तेमाल करेंगे। तो रशिया ने ये चेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि अगर हमको इस तरह से नेटो ने घेरा चारों तरफ से, उधर फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी कह रहे हैं हम हमला करेंगे, ये करेंगे, वो पूरा जो रशिया को घेरा जा रहा है, तो रशिया ने कहा था कि अगर हम घेरे गए तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। आज जो रशिया ने यूक्रेन पे स्ट्राइक की है, आप विश्वास नहीं करेंगे, ICBM छोड़ दी है। दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार किसी देश ने ICBM छोड़ी है, और उस ICBM में MIRV सिस्टम, यानी मल्टी इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल सिस्टम, यानी वो कई भागों में डिवाइड हो जाता है जो उसका वॉरेट होता है, और उसमें जो है वो अपने टारगेट की तरफ जाता है। और जिस यूक्रेन सिटी पे स्ट्राइक हुआ है, अभी क्या नुकसान हुआ उसकी खबरें तक नहीं आई हैं, और उसको रशिया धीरे धीरे बाहर कर रहा है। लेकिन उसमें और भी महत्वपूर्ण बात क्या है, और भी महत्वपूर्ण बात यह है, रशिया ने यह कह दिया है, ये जो रशिया ने ICBM छोड़ी, एक्चुअली पता है आपको, ये न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने के लिए बनी थी। जी हाँ, ये न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने के लिए बनी है, और रशिया ने इसको छोड़ के वार्निंग दी है वेस्ट को। इस बार एक न्यूक्लियर वॉरहेड रशिया ने नहीं लगाया, लेकिन रशिया ने यह जरूर कह दिया है कि ये हथियार हमारे पास है, इसमें हम न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगा सकते हैं। इस बार हमने नहीं लगाया, लेकिन आने वाले दिनों में हम लगा सकते हैं। और आप सोचिए, रशिया से जो मिसाइल चलेगी वो इंग्लैंड को भी स्ट्राइक कर सकती है, फ्रांस को भी कर सकती है, अमेरिका को आराम से स्ट्राइक कर सकती है। और अगर वो लोग जवाब देंगे तो रशिया के पास वो डिफेंस सिस्टम्स हैं जो उनके न्यूक्लियर वेपन्स को वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो देखिए, न्यूक्लियर वॉर, सवाल यहां पर ये, न्यूक्लियर वॉर को दुनिया
दुनिया को इस न्यूक्लियर तीसरे विश्व युद्ध की तरफ कौन ले जा रहा है? बाइडेन ले जा रहा है। बाइडेन का ये पूरा प्लान है कि ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेगा और उसको उसके शपथ लेने के पहले ऐसे हालात बना दो, क्योंकि ट्रंप ने कहा है हम वॉर रोकेंगे। तो ये बाइडेन की प्लानिंग है कि ऐसे हालात बना दो कि ट्रंप शपथ ले तो उसको यूक्रेन को सपोर्ट करना पड़े, वॉर रोकने की बात ना करे वो, और अगर ट्रंप शपथ ही ना ले पाए, ऐसी हालात पैदा कर दो। तो दोनों स्थितियों में, और ट्रंप के जो लोग हैं, रॉबर्ट कैनेडी वगैरह, वो बार बार कह रहे हैं कि ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल लॉबी है, ये जो है नहीं चाहती है युद्ध रुके, और इसलिए ये पूरे बाइडेन के पीछे है। और मैंने बताया आपको कि हज़ारों लाखों अमेरिकन बाकायदा एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि हम रशिया के साथ हैं, हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमने इसीलिए ट्रंप को जिताया। लेकिन विडंबना देखिए कि ट्रंप को जिताने के बाद, क्योंकि इतना समय है 20 जनवरी तक, उसके बीच बाइडेन कुछ ना कुछ खेल करेगा, और उसने कर दिया। मैंने आपको ये सबसे पहले बताया था, बोलता हिंदुस्तान में आज मेरा इंटरव्यू था, वहाँ मैंने बताया था, और भी जो जगह मैं इंटरव्यूज़ देता रहता हूँ वहाँ भी मैं बताता हूँ, और आपको आज भी आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये चीज़ मैंने प्रिडिक्ट की थी और यही हुआ। बाइडेन ने बड़ा खेल कर दिया है और तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को ले जाने की कोशिश है। और रशिया, ईरान, फिलिस्तीन, यमन, इराक, लेबनान, ये सब एक है, आप जानते हैं। रशिया एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ है। रशिया सीरिया में रशियन बेसिस हैं, और रशिया जो है वो देख लिए एक न्यूक्लियर उसकी तरफ उसको बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको जिस तरह से घेरा जा रहा है। रशिया, देखिए रशिया में बहुत बड़ा भूभाग है, रशिया बहुत बड़ा देश है, पॉपुलेशन केवल 12 करोड़ है, बांग्लादेश की पॉपुलेशन 17 करोड़ है। तो सोचिए आप, बांग्लादेश से भी कम पॉपुलेशन, लेकिन भूभाग बहुत बड़ा है। तो वहाँ पर जो न्यूक्लियर स्ट्राइक अगर आप रशिया में करेंगे तो थोड़ी आपको समस्या हो जाएगी, क्योंकि वो डाइवर्ट कर सकते हैं, उनके पास वो सिस्टम है कि वो डाइवर्ट कर सकते हैं समुद्र की तरफ, खाली जगहों की तरफ। उनके पास बहुत खाली जगह हैं। अमेरिका के पास उतनी जगह नहीं है, जबकि अमेरिका भी बहुत बड़ा देश है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन करीब 33 करोड़ है। तो वहाँ पर ये स्थिति नहीं है। इस चीज़ को अमेरिका नहीं समझ रहा है अभी, और अभी नशे में है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज हैं, लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनीज हैं, जो पूरा अमेरिकन पॉलिसीज़ को डिक्टेट कर रही। भारत में देखिए, जैसे अडानी के साथ केस हुआ, उसके बाद अमेरिका में वहाँ पर वो चला और उनके खिलाफ ये चार्जेस लगे, वो एक अलग मसला है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि भारत में भी वही अमेरिकन मॉडल की जो कॉरपोरेट फोर्सेस हैं वो सरकार को डिक्टेट करें, उसी तरीके से अमेरिका में बहुत बड़े लेवल पे। इंडिया में तो कुछ नहीं है, अंबानी अडानी अमेरिकन के सामने कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। और वहाँ पर जिस हाई लेवल पे बात हो रही है पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की। और आज मैंने इस बात को कहा है कि ये जो लड़ाई हो रही है ये बड़ी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि दुनिया को फिर से रिकॉलोनाइज करना चाहता है अमेरिका, दुनिया को फिर से रिकॉलोनाइज करना चाहता है। जैसे एक पूरा लंबा दशक, पूरे 150-200 साल का गुजरा, जब कुछ यूरोपियन नेशंस पूरी दुनिया को कंट्रोल करते थे। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, सारे देश उनके गुलाम थे। यानी स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, भारत इंग्लैंड का गुलाम था। इंग्लैंड ने उस पर कब्जा किया हुआ था। और 1947 में आज़ादी मिली भारत को, तमाम और देशों को भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ादी मिली। पूरी दुनिया एक तरह से आज़ाद हुई, और उसके बाद 70-75 साल तक आज़ादी चली। अब अमेरिका और यूरोप में जो क्राइसिस है, आर्थिक जो संकट है, उनको ये लग रहा है कि हमें जिस लेवल के प्रॉफिट चाहिए, अब वो केवल आर्थिक दोहन से नहीं हो सकते कि हम भारत जैसे विकासशील या कुछ गरीब देशों को लोन दें और उनसे हम इंटरेस्ट लेते रहें और हम अब वहाँ इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ से हम पैसा ऐंठते रहें, उससे काम नहीं चलेगा। सीधे हमको वहाँ पर कब्जा करना है। भारत की आज़ादी खतरे में है। ये जो अगर रशिया हारा और वहाँ पर ईरान हारा तो भारत की आज़ादी खतरे में है। आप ये सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी बात है। तो ये देखिए, हमसे छुपाई जा रही है बात। ये बात हमारे हुक्मरान हमको नहीं बता रहे, कोई पार्टी इस पे बहस नहीं कर रही। दूसरी बात जो गाज़ा में जो हमास ने जिस तरीके से लड़ाई की है और नेतन्याहू के मौजूदगी में जो वहाँ पर निर्जरीम कॉरिडोर पे लगातार मार की, नेतन्याहू के सर पे उन्होंने इनाम रख दिया, इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं, ये इसने पूरी तरह से इजराइल को हिला दिया है। और इजराइल किसी भी तरीके से ये समझने की स्थिति में नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इजराइल को अमेरिका ने आगे किया अपने लठैत के बतौर कि तुम पहले मिडल ईस्ट को फिर से कॉन्कर करो। कि मिडल ईस्ट भी तो ऑटोमन अम्पायर जब टूटा तो वो भी दास्ता में था, वो भी 20-25 साल वेस्टर्न देशों की दास्ता में था।
और उसको भी जब जब पूरा कंट्रोल करता था वेस्ट, तो उसको फिर से उस पर कंट्रोल करना, फ्रांस, ये लेबनान फ्रांस का हो जाए, पैलेस्टाइन इंग्लैंड का हो जाए, तो इंग्लैंड तो उनके एजेंट इसराइल का हो जाए, इसराइल उन्हीं का एजेंट है, नेटो का एजेंट है। और कहता भी नेतन्याहू खुल के कि हम तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं, ईस्ट से हमें क्या मतलब, ये तो यहाँ तो सब बारबेरिक है, यहाँ तो सब बर्बर है, इनको हम सही करेंगे, इनको हम। तो वही बात जो पहले कही गई जब सारे देशों को गुलाम बनाया गया कि यहाँ बर्बरता है और हायर सिविलाइजेशन वेस्ट है और इसलिए इनको कॉन्कर करना जस्टिफाइड है, यही लॉजिक अभी दिया जा रहा है। अब आप बताइए कि इस पूरी लड़ाई में हम कहाँ खड़े हैं? इस पूरी लड़ाई में भारत कहाँ खड़ा है? आप कहाँ खड़े हैं? हम इजराइल और अमेरिकन लॉबी के साथ हैं या हम रशिया, ईरान, फिलिस्तीन, लेबनान, हिजबुल्लाह के साथ हैं? इस चीज़ को तय करना होगा और इस चीज़ को भारत के हर नागरिक को तय करना होगा। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।